हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल स्टेप। लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल वेल को डिस्कस किया था, अब जो है वो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल स्टेप। तो पोटेंशियल स्टेप टॉपिक क्या है, ये देखें आपके सामने एक फिगर जो है शो करवाई जा रही है। इस फिगर में आपको ना एक बैरियर दिखाई दे रहा होगा जिसकी हाइट को V से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताई गई है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो V है, ये इसे हम V नॉट कहते हैं। V या V नॉट कह लें, V यानी V इक्वल है V नॉट के। और आपको ये इस फिगर में ये शो करवाया जा रहा है, एक रीजन 1 है, एक रीजन 2 है। रीजन 1 में देखें तो आपको एक पर्पल लाइन जो है ये शो करवाई जा रही है कि एक पार्टिकल आया है और वो इस बैरियर से टकराया है। पार्टिकल आया और इस बैरियर को जाके उसने हिट किया। तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि ये पार्टिकल जो है, जिस तरह आप किसी बॉल को थ्रो करें किसी दीवार के ऊपर, तो वो बॉल जो है वो वहां से बाउंस बैक होगी। तो इसी तरह क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि इस पार्टिकल को वहां से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, जो कि रेड लाइन में आपको शो करवाया जा रहा है कि ये पार्टिकल जो है ये रिफ्लेक्टेड वे को शो कर रही है, रेड लाइन जो है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इसके बारे में कुछ और रिजल्ट कहती है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि नहीं, कि कुछ चांसेस हैं कि मे बी इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो कि ये पार्टिकल जो है ये यहाँ से ट्रांसमिट भी कर जाए। ये जो वॉल है, मतलब इस वॉल, ये जो आगे बैरियर था, इस बैरियर को उसने बार बार जाके हिट किया। इस बैरियर को जब हिट किया तो मे बी एक वक्त ऐसा आया कि ये पार्टिकल जो था ये यहाँ से पेनिट्रेट कर गया है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया है। तो मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आपको लेके चल रही है कि नहीं, ये उसको क्रॉस कर सकता है। एक वक्त आ सकता है कि ये पार्टिकल के चांसेस हैं ये यहाँ से क्रॉस कर सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसको नाम देती है टनलिंग इफेक्ट, कि टनल कर जाना, कि कोई एक सुरंग सी है और वो पार्टिकल उससे पास कर रहा है, कि एक वक्त है, एक वक्त आएगा कि जब टनलिंग एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें पहले ही अंडरस्टैंड कर लें। इस फिगर में देखिए आपके सामने दो रीजन है, रीजन 1, रीजन 2। अच्छा, चूंकि पार्टिकल मूव किए जा रहा है, हमने पार्टिकल के अबाउट जांचना है कि पार्टिकल क्या इन्फॉर्मेशन रखता है। तो आपको पता है कि पार्टिकल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो हमें वेव फंक्शन का पता होना चाहिए। तो हमने रीजन 1 में जो हमारा पार्टिकल अगर तो एग्जिस्ट होगा तो उसको, उसके लिए वेव फंक्शन साई 1 का नाम दिया है। और रीजन 2 में अगर वो होगा तो उसके लिए साई 2 का नाम दिया है। ओके। और रीजन 1 के अंदर पार्टिकल जो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं है। क्लियर, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और रीजन 2 में जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है उसे वी नॉट का नाम दिया जा रहा है। रीजन 1 में पोटेंशियल एनर्जी 0 है और रीजन 2 में जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम वी नॉट का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर दो केसेस बनाते हैं। दो केसेस किस तरह के, अगर तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रीजन 1 में पार्टिकल के पास इंटायरली काइनेटिक एनर्जी है। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी इन रीजन 1, इंटायरली काइनेटिक एनर्जी वो कंटेन कर रहा है। लेकिन रीजन 2 के अंदर उसके पास पार्शियली है, पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी है, पार्शियली काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसकी मोशन भी हो रही है। तो उसके पास पार्शियली है, पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी और पार्शियली काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पर दो केसेस बनाते हैं कि अगर तो देखें, जिस तरह एक्स एक्सिस के नीचे आपको ये शो करवाया जा रहा है येलो कलर में कि ई लेस देन वी नॉट और ई ग्रेटर देन वी नॉट। ई लेस देन वी नॉट, कि अगर पार्टिकल के पास एनर्जी जो है वो इस बैरियर से कम है, बैरियर की हाइट है वी नॉट। अगर बैरियर से है कम तो फिर देखिए, फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। और अगर पार्टिकल के पास एनर्जी इस बैरियर से ज्यादा है तो फिर तो वो इसको पेनिट्रेट कर सकता है। ये तो हमें पता है कि अगर तो एनर्जी ई लेस देन होगी वी नॉट तो फिर उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और अगर एनर्जी उसकी ग्रेटर देन हो वी नॉट तो फिर वो उसको पेनिट्रेट करेगा, वो टनल करेगा। तो अब हम आज अभी स्टेप जो हमने पोटेंशियल स्टेप के अंदर जो पार्ट कवर करना है, इस टॉपिक के अंदर आपके दो पार्ट होंगे जिस तरह हमने इसको टॉपिक को लेके चलना है। एक ई लेस देन वी नॉट वाला, एक ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला। तो अभी हम पहला केस जो है अभी वो डिस्कस करने लगे कि जब एनर्जी जो है इसकी वो लेस देन हो वी नॉट से, एनर्जी लेस देन हो वी नॉट से। तो आप देखिएगा कि इंसिडेंट पार्टिकल आएगा, उसका भी एक हमारे पास सोल्यूशन आएगा इंसिडेंट का भी। तो वहां से चूंकि वी नॉट से लेस है एनर्जी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड वेव भी आएगी, एक इंसिडेंट वेव आएगी, एक रिफ्लेक्टेड वेव आएगी। और लास्ट पर, इस टॉपिक लास्ट पे जब मैं इसके कुछ कोफिशिएंट्स निकालूंगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो देन आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास आएगा लेकिन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट नहीं आएगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का आंसर ही 0 आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से लेस है, उस बैरियर की हाइट से लेस है, वो तो वहां से ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास आएगा 0, लेकिन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो एग्जैक्टली वो 1 आएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी माइंड में रखिएगा, हमने अभी स्टार्ट किया है पहला केस ई लेस देन वी नॉट। तो देखें जी पोटेंशियल स्टेप है क्या, कि हम एक पार्टिकल को सपोज कर रहे हैं जो कि मूव कर रहा है इन अ रीजन इन विच द पोटेंशियल एनर्जी एज शोन इन फिगर।
और इस सिचुएशन को हम पोटेंशियल स्टेप कह रहे हैं। ये देखें जी, ये आपके सामने है। जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया कि इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन psi1 है, इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन psi2 है, ये इंसिडेंट पार्टिकल है, ये रिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इंटायरली काइनेटिक एनर्जी वो कंटेन कर रहा है। और हम केस अभी देखते हैं E लेस देन V नॉट वाला। तो लें जी, देखते हैं E लेस देन V नॉट वाला अगर जो केस है, तो इसको देखें जी आगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर उसकी एनर्जी जो है वो लेस देन V नॉट, पहला केस ये देखें जी, व्हेन E लेस देन V नॉट। तो चूंकि हमें वेव फंक्शन हमने निकालना है, तो वेव फंक्शन हमें कौन देगा? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें तो वो ये वाली है, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर e माइनस वी नॉट साई इज इक्वल टू 0। अब ये माइंड में रखिए, e लेस देन वी नॉट और रीजन कौन सा है? फर्स्ट रीजन है। और फर्स्ट रीजन में हमने कहा है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो वी नॉट हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। और वेव फंक्शन को हमने साई को साई1 का नाम दिया हुआ है। तो हमारी अबव इक्वेशन ये वाली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखिए इस तरह पार्शियल को हम डी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो पार्शियल होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे डी से। तो ये देखें, तो पार्शियल को हमने डी से रिप्लेस किया, वेव फंक्शन साई को साई1 कह दिया, वी नॉट यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसमें 2me बाई एच कट स्क्वायर, इसको हम k1 स्क्वायर एक कोई कांस्टेंट पुट कर रहे हैं। तो देखिएगा इससे नेक्स्ट, अच्छा ये साइड पे फिक्र जरा देख लें। इसमें आपको ये देखें ना, ई वी नॉट की इतनी हाइट है, वी नॉट की एनर्जी यानी उससे लेस है। इस फिगर में ये शो करवाया जा रहा है कि हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, ई लेस देन वी नॉट। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। पार्टिकल जो है वो इधर अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह वो मूव किया जा रहा है। तो अब जरा देखिएगा, तो अभी हम ये रीजन 1 में हैं, रीजन 1 में, हमने रीजन 2 में भी जाएंगे। तो अभी रीजन 1 में देखें, तो k1 स्क्वायर अब हमने ये पुट कर दिया आगे, डी स्क्वायर साई1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई1 इज इक्वल टू 0। और इसको हमने सोल्यूशन फॉर्म में इसके रूट्स बना के, तो ये दो इसके सोल्यूशन आ गए। साई1 के अंदर दो कांस्टेंट अपीयर हुए हैं, देखें a1 और b1। अच्छा, अब ये क्या टर्म शो करी? ये है a1 ई रेज़ पर आयोटा k1x और ये है b1 ई रेज़ पर माइनस आयोटा। एक प्लस वाली टर्म है, एक माइनस वाली टर्म है जी, तो ऐसे ही है। क्योंकि पार्टिकल जो है जब वो बैरियर को जाके हिट करता है, तो वो एक तो इंसिडेंट पार्टिकल, ये पहली टर्म जो है ना, ये इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रही है। और ये इसके साथ माइनस इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। माइनस मीन कि वो पार्टिकल वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए, रीजन 1 के अंदर आपके पास दो टर्म्स आई हैं, A1 वाली और B1 वाली। A1 वाली इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रही है, और B1 वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल को शो कर रही है। लेकिन जी अब हम चलते हैं रीजन 2 में। तो रीजन 2 में मैंने आपको कहा कि हमने वेव फंक्शन साई को साई2 का नाम देना है। तो देखो, हमने साई को साई2 का नाम दिया है, ई माइनस वी नॉट साई टू इज इक्वल टू, ये साई टू कह दिया। अब रीजन 2 में चूंकि वी नॉट ग्रेटर है, आप केस कौन सा कर रहे हैं? आप पहला केस कर रहे हैं ई लेस देन वी नॉट। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस यहाँ से आपने ये देखिए कॉमन लिया, वी नॉट प्लस में आ गई और ये माइनस में टर्म चल गई, जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लिया है। तो उसके बाद ये जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म, इसको आपने कांस्टेंट k2 का नाम दे दिया, k2 स्क्वायर। तो देन आपने वहां पर पुट किया और देखिए उसकी एक्सेलरी सॉल्यूशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो बना के, तो आपके पास अगेन यहाँ पर दो कांस्टेंट आए हैं। ये रीजन 2 में देखें, a2 b2, माइंड में रखिएगा रीजन 1 में a1 और b1 थे, वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को शो कर रहे थे। ये रीजन 2 है, रीजन 2 में a2 और b2 आए हैं। अब ये किसको शो करेंगे? तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि a2 जो टर्म है ना, ये वाली, ये देखिए ई रेज़ पर प्लस k2x प्लस है और इधर माइनस है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग वेव को शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग वेव को शो कर रहा है। अब मैं A2 को मैं इग्नोर करने लगा हूं। क्यों इग्नोर करने लगे हैं? देखें, क्योंकि एनर्जी V नॉट से लेस है। हम जो केस डिस्कस करें वो पहले है, ई लेस देन वी नॉट। अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है बैरियर की हाइट से लेस है, पोटेंशियल एनर्जी से लेस है, तो पार्टिकल की ज्यादा चांसेस, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है कि वो वहां से वो आगे मूव नहीं कर सकता, उस मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इस वजह से, क्योंकि बहुत मिनिमम चांसेस है उसके पेनिट्रेट करने के, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है उसके बाउंस बैक होने की है। वो ये नेगेटिव टर्म जो है ना, नेगेटिव टर्म, इसको हम रहने देते हैं कि चूंकि ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस टर्म की होगी। ये हमारी इंक्रीजिंग वेव है, ये डिक्रीजिंग वेव है। इंक्रीजिंग वेव को हम इग्नोर करने जा रहे हैं और डिक्रीजिंग वेव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल के ज्यादा चांसेस हैं वो बाउंस बैक होगा। इस वजह से हमने उसे इग्नोर कर दिया। ये देखें, इन इक्वेशन 2 द टर्म a2 k2x रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग वेव, और ये टर्म जो है ये डिक्रीजिंग वेव को शो कर रही है। ये नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल रीजन 2 वो बहुत स्मॉल होगी, वीक होगी प्रोबेबिलिटी। इस वजह से हम a2 को इग्नोर कर रहे हैं, और तो हमारे पास क्या आ गया? b2 वाली टर्म, जस्ट ये बच गई। अब देखिए, अब आप लोगों ने रीजन 1 पे भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई की, तो psi1 वेव फंक्शन आया, उधर दो कांस्टेंट आए, a1 वाला और b1 वाला। रीजन 2 पे आपने अप्लाई की, उधर भी फिर अगेन आपके पास एक वेव फंक्शन आया, उसमें एक ही कांस्टेंट आया और वो b2 वाला है। अब टोटल आपके पास अननोन कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं, a1 b1 और b2। a1
इंसिडेंट को शो कर रही थी, B1 जो थी वो रिफ्लेक्टेड को शो कर रही थी, और B2 ये भी लेकिन ये रीजन 2 में रिफ्लेक्टेड को शो कर रही है। तो अब हमने इनको डिटरमिन करना है, ये जो हमारे आए हैं कॉन्स्टेंट्स A1, B1 और B2, इनको हमने डिटरमिन करना है। तो कैसे डिटरमिन करने हैं? अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस, अपनी अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास ये दो हैं। एक x इज इक्वल टू 0 पे दोनों वेव फंक्शन इक्वल होंगे, और यानी यहाँ पे यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो psi1 और psi2 दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे, क्योंकि पार्टिकल उस वक्त, यानी उस वक्त हम ये कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पे होंगे पार्टिकल ना इधर जाए ना इधर जाए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन जब होगी। फिर दूसरे कि जब अगर एट x इज इक्वल टू 0 उनके डेरिवेटिव्स लें तो वो भी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी उनमें। तो ये हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, और वो हम कॉन्स्टेंट्स अपने अननोन डिटरमिन कर लेंगे। तो लेंगे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 आपने पहली वेव फंक्शन psi1 पर अप्लाई किया, तो आप देखिएगा आप जब करेंगे तो यही आएगा a1 प्लस b1 आएगा। और जब psi2 पे किया तो psi2 में जरा मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए x 0 पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर 0, e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, और psi2 जस्ट b2 की इक्वल हो जाएगा। तो psi1 को psi2 की इक्वल किया तो आपको ये मिला a1 प्लस b1 इज इक्वल टू b2। अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं आई। तो अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये अप्लाई करते हैं, इससे भी एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दो बने। पहली बाउंड्री कंडीशन से एक इक्वेशन आई, दूसरी से भी आएगी, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो एक अननोन कांस्टेंट निकल आएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर एक दूसरा निकल आएगा। इस तरह लेके चलना है। तो देखिए जी, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई, एक इक्वेशन आई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, देखें उनका डेरिवेटिव लें psi1 का, psi1 वाली टर्म का ये डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म आई, psi2 का डेरिवेटिव लेंगे नीचे तो वो ये वाली आ जाएगी। साथ ही x0 पुट किया जा रहा है, इधर भी x0 इधर भी x0 पुट। देखें e रेज़ टू पावर x वोज, ये नेक्स्ट स्टेप में इधर x को वो 0 पुट कर देगा, यहाँ पे उधर ही आप कर सकते हैं। x को 0 पुट करें तो आपके पास ये यहाँ तक आप लोग पहुंच जाए। तो देखिए आयोटा k1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आपने पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई तो एक रिजल्ट मिला, इक्वेशन 4 आई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई तो इक्वेशन 5 आई। अब आप दोनों को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो अननोन कांस्टेंट आ जाएंगे। दोनों को जब ऐड किया 4 और 5 को, देखें जी 4 और 5, 4 ये वाली है a1 प्लस b1 इज इक्वल टू b2, और 5 ये वाली है a1 माइनस। जब ऐड करेंगे तो वो प्लस b1 और माइनस b1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो a1 ऐड हो जाएंगे तो वो 2a1 इज इक्वल टू, और b2 दोनों में है तो वो आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपका इस तरह कुछ आंसर आ गया। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो देखिए b2 कांस्टेंट डिटरमिन हो चुका है। b2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, b2 ये हमारा रीजन 2 में था, रीजन 2 में जो रिफ्लेक्टेड था। लेकिन अब a1 b1 रहते हैं, तो अब हम 4 और 5 जिनको पहले हमने ऐड किया अब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आई, 2b1 इज इक्वल टू b2 इंटू 1 प्लस k2 बाई आयोटा k1, ये सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा b2 की वैल्यू अब हम पुट करते हैं। b2 की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं पहले जब दोनों को ऐड किया है, तो b2 की वैल्यू वो यहाँ पर हमने ये पुट की, देखें तो आगे 1 प्लस k2 बाई आयोटा k1 एज इट इज। इधर फिर आप लोगों ने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके तो आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आयोटा k1, ये वाला आयोटा k1 इस आयोटा k1 से कैंसिल हुआ, क्लियर। और इधर भी 2 है, इधर भी 2, 2 2 आगे कट हो जाएगा, और ये इसको हमने इस ऑर्डर में लिख लिया, आयोटा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय आयोटा k1 माइनस k2। तो ये हमारे पास देखें तो b1 जो है वो भी आ चुका है। b1 इन टर्म्स ऑफ a1 आया है। b1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, b1 रिप्रेजेंट कर रहा था रिफ्लेक्टेड वेव को, रीजन 1 में रिफ्लेक्टेड वेव थी। अभी a1 रहता है स्टिल, हमने b1 निकाला है और b2 निकाला है, लेकिन उनको इन टर्म्स ऑफ a1 निकाला है। तो लेकिन इनकी वैल्यूज जो हमने psi1 में पुट कर दी। psi1 हमारे पास ये वाला था a1, और इधर b1 वाली टर्म थी तो b1 को भी इन टर्म ऑफ a1 कर लिया। अब a1 यहाँ से कॉमन ले लिया, इसका ये हमें एडवांटेज हो गया है कि हमारा पूरा वेव फंक्शन psi1 वो इन टर्म्स ऑफ a1 आ चुका है। तो ये तो psi1 आ गया। psi2 में देखें तो b2 वाली टर्म थी और वो ये वाली थी, तो psi2 को भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास वेव फंक्शन रीजन 1 का भी आ चुका है और रीजन 2 का भी आ चुका है, psi1 भी आ चुका है, psi2 भी आ चुका है। अब जो मैंने आपको बताई थी कि अब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखने हैं कि जब एनर्जी, हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं E लेस देन V नॉट वाला, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कि अगर पोटेंशियल की हाइट से लेस है एनर्जी तो उसे तो रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए पार्टिकल को। तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है उसका आंसर जो है हमारा 1 आएगा। तो लेकिन इसको डिफाइन करते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक्चुअली एक रेशियो होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव ये वाली थी b1,
और एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड ये देखें दोनों के एम्पलीट्यूड्स लिखे हुए हैं, ये रेशियो है उनके बिटवीन। तो b1 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर, b1 हमारे पास है तो उसका हमने ये स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब b1 का स्क्वायर लेना किस तरह है, b1 इंटू b1 स्टेरिक, इस तरह जिस तरह साई जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिस तरह निकालते हैं कि साई स्क्वायर को साई इंटू साई स्टेरिक, तो b1 स्क्वायर b1 इंटू b1 स्टेरिक ये हमने लिख लिया। तो b1 ये आया, b1 स्टेरिक ये आ गया। देख लें जस्ट स्टैटिक लेना है तो किस तरह आयोटा जो होगा वो माइनस साइन से रिप्लेस होगा, इस तरह करना है। b1 ये था, जब आपने इसका स्टैटिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ये जो इमेजिनरी टर्म्स थी, इमेजिनरी नंबर से इनका साइन चेंज होता है। ये प्लस में थी तो ये माइनस में चलेगी, ये भी प्लस में थी ये भी माइनस में, बाकी रियल टर्म जो होती है उसके साइन चेंज नहीं होता, तो वो ये आ गया। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली टर्म ऐसी आई आयोटा k1 प्लस k2, और नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेप देख लें, ये हमारी टर्म जो है ये एज इट इज आ रही है, यहाँ से आप लोगों ने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब ये जो प्लस वाली टर्म है ये वाली, ये देखें ना, जस्ट आप ये करें कि आपने यहाँ से जस्ट नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, इस टर्म से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो आपने उसको इस तरह अरेंज कर लिया। अब जरा देखें तो हमारे पास टर्म्स जो हैं, ये वाली जो है ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, और ये वाली जो टर्म थी वो इस टर्म से कैंसिल हुई, तो b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर की इक्वल हुआ है। तो ये हमने b1 स्क्वायर और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में भी ये देख लो a1 स्क्वायर था, तो हमने b1 स्क्वायर को इन टर्म ऑफ a1 स्क्वायर कर लिया। अब दोनों a1 स्क्वायर हो गए तो जब डिवाइड किया तो आंसर क्या है 1। इट मीन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आंसर दे रहा है कि पार्टिकल जितना आ रहा है, जिस जितनी एनर्जी का वो आ रहा है वैसे ही वो सेम वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन तो हुई नहीं है यहाँ पे, इस केस में जीरो आना चाहिए। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखें, ये रेशियो होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो चूंकि ए ट्रांसमिट हुआ ही नहीं है तो हम a2 को क्या पुट कर रहे हैं, जीरो, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया, जीरो। तो हम कहते हैं कि जब ये वाला केस हमने डिस्कस किया है, E लेस देन V नॉट, नो वेव इज ट्रांसमिटेड। तो ये अभी हमने एक पार्ट इसका किया है कि E लेस देन वी नॉट। इसी तरह आगे हम कंटिन्यू करेंगे E ग्रेटर देन वी नॉट में, फिर हम रीजन 1 में भी जाएंगे, रीजन 2 में भी आएंगे, कुछ हमारे पास अननोन कांस्टेंट्स आएंगे, उनको डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, और देन फिर उसका भी हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकालेंगे। तो ये अभी मैं इतना पार्ट जो है ये इधर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। तो लें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।